Good evening, everybody. Okay. So, बच्चे, today we are going to start up with Dalton's atomic theory. ठीक है, we will start up with Dalton's atomic theory. बच्चे, we started up with atoms, molecules and ions. हमने atoms, molecules और ions के साथ start किया था. ठीक है, तो बच्चे हमने उसमें डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्कस किया था एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन डिस्कस किया था. सो बच्चे, today we'll be moving on, we'll be starting up with Dalton's atomic theory. अब बच्चे, when you talk about Dalton's atomic theory, बच्चे, Dalton's atomic theory was given by John Dalton and this theory actually summarizes, John Dalton की जो ये theory है, it actually summarizes the information or you can say research work that was done till that time. क्योंकि बच्चे केमिस्ट जो थे वो एटम्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ मैटर, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी जो कलेक्ट हो रही थी. सो जॉन डाल्टन ने क्या किया? जॉन डाल्टन, यू कैन से ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द थ्योरी रिलेटेड टू व्हाटएवर रिसर्च वर्क वाज डन टिल देन. ओके, तो बच्चे दिस थ्योरी इज समथिंग व्हिच इज कंसिडर्ड फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री, स्पेशली एटॉमिक जो हमारा जो पार्ट है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with structure of matter, उसका ये फाउंडेशन क्या कह सकते हैं आप, एक थ्योरी है. अब बच्चे इसके अंदर कुछ postulates हैं, there are some interesting postulates or you can say tenets which he gave. Okay, and if you want to just go or learn about brief history of John Dalton, when you talk about John Dalton, he was a English, you can say he belonged to England. Okay, Great Britain को ये belong करता था. All right, he belonged to Great Britain and he was actually a teacher of chemistry and physics and he also used to teach mathematics. Okay, तो ये teacher थे and along with his teaching he also had interest in research. Okay, उनको क्या था, रिसर्च में भी इंटरेस्ट था. सो ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड, एज द रिसर्च वर्क वाज गोइंग ऑन, ही वाज आल्सो अक्यूमुलेटिंग इंफॉर्मेशन. वो भी धीरे धीरे इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे. सो ही रियलाइज्ड कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसको समराइज कर सकते हैं. तो बच्चे उन्होंने उन इंफॉर्मेशन को क्या किया, उन रिसर्च वर्क को जो रिजल्ट्स आ रहे थे उनको समराइज करके अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी. Okay, and this theory is actually considered the turning point. It is actually considered the turning point in the study of matter. His atomic theory in 1808, which was presented by him, is actually considered a turning point in the study of matter. Okay, तो बच्चे जब हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं, all matter, whether element, compound or a mixture, हम क्या समझते हैं, it is composed of small particles called atoms. डाल्टन ने भी ये माना कि whether you see any form of matter, it can be element, it can be compound or a mixture, बच्चे it is composed of very small particles which are called atoms. ये बहुत छोटे पार्टिकल्स का बना है जिसको हम एटम्स कहते हैं. अब बच्चे उस पे बेस्ड इन्होंने क्या किए, अपनी थ्योरी को डेवलप किया जिसके अंदर 6 पोस्टुलेट्स हैं. ओके, और बच्चे ये जो पोस्टुलेट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इनको एक सीक्वेंस में याद करना है. ठीक है, सो विल बी फॉलोइंग दैट सीक्वेंस. विल स्टार्ट अप विद फर्स्ट टेनेट और द फर्स्ट पोस्टुलेट. बच्चे द फर्स्ट पोस्टुलेट सेज all matter is made up of very tiny particles. अगर आप कोई भी मैटर का फॉर्म देखते हो तो सारे मैटर के फॉर्म जो है दे आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम्स. ओके, एंड बच्चे ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं दे पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस. बच्चे इन क्लास 10th आप केमिकल रिएक्शंस को और डिटेल में पढ़ोगे केमिस्ट्री में, पर हमें यहाँ क्या समझना है, whenever you talk about tiny particles called atoms which are present in matter, they take part in chemical reactions. ये इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं,
केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं। ऑलराइट, सेकेंडली, एटम्स आर कंसिडर्ड इनडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स आर indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. अगर आप बच्चे बात करते हो एटम्स की, एटम्स क्या होते हैं? एटम्स आर indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. अब बच्चे यहां आपको एक चीज ये समझनी है कि ये जो पोस्टुलेट्स थे डाल्टन ने 1800s में दिए हैं, 1808, पर बच्चे आज है 2021, तो बच्चे इट इज अ लॉन्ग पीरियड, अबाउट 200 इयर्स। तो बच्चे 200 इयर्स पहले ये थ्योरी दी गई थी। पर बच्चे जो आज हमारा रिसर्च वर्क है इसमें बहुत सारे ऐसे पोस्टुलेट्स हैं जिनको अब हमने मॉडिफाई कर दिया है। ओके, तो पहले हम इनको क्विकली डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो मॉडिफिकेशंस है उनको डिस्कस करेंगे। सो द सेकंड वन सेज एटम इज इंडिविजिबल and it cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Third is atoms of a given element, they are identical in mass and chemical properties. अगर आप बच्चे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम को देखोगे, जैसे आप सोडियम एलिमेंट है, सोडियम इज एन एलिमेंट, इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। अगर आप बच्चे सोडियम एलिमेंट जो है उसके एटम्स को देखोगे, they will be of same mass and chemical properties. एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अगर आप एटम्स को देखोगे तो वो सारे सेम होंगे, उन सबका मास सेम होगा, उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। उसके बाद है बच्चे फोर्थ इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दे हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर बच्चे हम कंपेयर करें, इफ वी कंपेयर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद ईच अदर, अगर बच्चे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, ओके, एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एक दूसरे से क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दे हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग उनके मासेस होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। जैसे अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करो, दे विल हैव डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। फिफ्थ इज एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज। एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। जैसे बच्चे अगर आप एग्जांपल लो, वाटर H2O 2:1, 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen. CO2 1 atom of carbon, 2 atoms of oxygen. तो बच्चे जब कंपाउंड्स बनते हैं या मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो डाल्टन ने बोला कि जो रेशियो है वो सिंपल होती है, इट इज नॉट लार्ज, इट इज वेरी सिंपल। उसके बाद है बच्चे सिक्स्थ पोस्टुलेट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स दे आर कांस्टेंट in a given compound. बच्चे what this postulate is stating, डाल्टन ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर आप किसी भी केमिकल कंपाउंड को देखो तो उस केमिकल कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है इट इज सेम। द नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल दे आर सेम और दे आर कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, सो दीज आर 6 postulates which were given by Dalton. तो बच्चे what are we going to do now? I am just going to write these again. और बच्चे जो इनमें मॉडिफिकेशन हुई है इसको हम क्या करेंगे? We will write it down. Okay? So Dalton's atomic theory, it was formulated by John Dalton. It was formulated by John Dalton. All right, Dalton's atomic theory was formulated by John Dalton in the year in 1808. बच्चे आपको ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज ईयर की जरूरत नहीं है। सो इट वाज फॉर्मुलेटेड, ओके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय
जॉन डाल्टन। ओके, तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो बच्चे इसके अंदर जो पहला पॉस्टुलेट है, व्हेन यू टॉक अबाउट इट्स फर्स्ट पॉस्टुलेट, फर्स्ट पॉस्टुलेट इज all matter is made up of tiny particles called atoms. All matter is made up of very tiny particles. It is made up of very tiny particles called atoms. Okay, all matter, it is made up of very tiny particles called atoms. Second postulate क्या है बच्चे? Second postulate is atoms are indivisible particles. Atoms are indivisible particles. Atoms are indivisible particles which cannot be created. Atoms are indivisible which cannot be created, or destroyed. Which cannot be created or destroyed. In a chemical reaction. Cannot be created or destroyed in a chemical reaction. All right? पर बच्चे आज ये कैसे चेंज हो गया है? आपने बच्चे न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सुना होगा, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस के बारे में सुना होगा. नाउअडेज व्हाट वी नो इज कि हम एटम को तोड़ सकते हैं. वी कैन ब्रेक डाउन एन एटम. हम एटम को तोड़ सकते हैं. तो बच्चे उस टाइम में इस चीज को डाल्टन ने क्या बोला था, क्योंकि उस टाइम न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में नहीं पता था, तो डाल्टन ने बोला कि एटम्स इंडिविजिबल है, आप उन्हें क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. पर बच्चे आज हमें क्या पता है, एटम्स कैन बी ब्रोकन डाउन. एटम्स कैन बी ब्रोकन डाउन. Okay, and they are formed of smaller particles. और बच्चे अगर आप एटम्स को देखो तो they are formed of even smaller particles. They are formed of smaller particles called electrons, protons and न्यूट्रॉन्स. ओके, तो बच्चे जो आपके एटम्स हैं वो फर्दर और बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल्स के बने हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. बच्चे इनके बारे में डिटेल में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल. उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. तो एटम्स को आप फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो. ओके, अब बच्चे ये जो सेकंड पोस्टुलेट है ये एक और वजह से इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसमें देखो, इसमें लिखा है एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. तो बच्चे दिस पोस्टुलेट होल्ड्स और प्रूव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो बच्चे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कौन सा पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है. तो इट इज पोस्टुलेट नंबर 2. ओके, दिस postulate proves law of conservation of mass. This postulate proves law of conservation of mass. बच्चे how it proves law of conservation of mass? कैसे? देखो यहाँ क्या लिखा है,
इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अगर आप बच्चे इसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो इट मींस मास इज कांस्टेंट। ओके, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इट इज कंजर्व्ड। दैट मींस जब प्रोडक्ट्स बनेंगे तो उनका मास भी क्या होगा, सेम होगा। इज इट क्लियर? ये पॉइंट सबको क्लियर है? ऑल राइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पोस्टुलेट। अब अच्छा, थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है? एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट। व्हाट इज थर्ड पोस्टुलेट सेइंग? एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, atoms of a given element are identical atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. ओके बच्चे, अगर आप किसी भी एलिमेंट के एटम को देखोगे तो सारे एटम्स क्या होते हैं? दे आर ऑफ सेम साइज, सेम मास, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये डाल्टन ने बोला था। पर आज बच्चे हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। बच्चे नाउ व्हाट वी नो दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स भी बच्चे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। Isotopes are atoms of same element. Isotopes are atoms of same element which have different masses. तो बच्चे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है पर उनका मास अलग है। तो दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मासेस, तो उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। ऑलराइट, तो बच्चे अगर मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देखूं, ओके, इफ आई पिक अप अ सिंपल एग्जांपल, अगर मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देखूं तो बच्चे इसमें आएगा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, प्रोटियम, ड्यूट्रियम and tritium. Protium, deuterium and tritium. Okay, protium, deuterium and tritium, they are three isotopes of hydrogen, are isotopes of hydrogen. तो बच्चे ये जो तीन आइसोटोप है हाइड्रोजन के अलग अलग, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है पर इन सबके मासेस अलग है। ओके, सो देयर मासेस आर डिफरेंट। तो हम इनको क्या कह रहे हैं? आइसोटोप्स। तो अगर आप बच्चे ध्यान से देखो तो यहाँ डाल्टन का क्या हुआ है? डाल्टन का जो थर्ड पोस्टुलेट है, दे आर आइडेंटिकल इन मास, उसको मॉडिफाई हो गया है। तो अब हमें पता है कि आइसोटोप्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चे जो आइसोटोप्स हैं, दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मासेस। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है पर मासेस अलग है। तो प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स की वजह से थर्ड पोस्टुलेट क्या हो गया है? मॉडिफाई हो गया है। अब आते हैं बच्चे फोर्थ पे, द फोर्थ पोस्टुलेट। व्हाट इज द फोर्थ पोस्टुलेट सेइंग? बच्चे द फोर्थ पोस्टुलेट इज सेइंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements, atoms of different elements have different masses, atoms of different elements have different masses and chemical properties. अब अच्छा देखो, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है
कि अगर आप हाइड्रोजन एटम लो और एक ऑक्सीजन एटम लो तो दोनों अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं और इन दोनों का जो मास होगा एक दूसरे से अलग होगा, ठीक है, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. Okay, atoms of different elements have different masses and chemical properties. पर बच्चे अब इसको भी हमने मॉडिफाई कर दिया है. So further research is modifying Dalton's atomic theory. बच्चे nowadays we know presence of isobars. अब isobars क्या होते हैं? देखो बच्चे यहां क्या बोला है, they have different masses and different chemical properties. पर बच्चे isobars ऐसे आप कह सकते हो एटम्स होते हैं जिनका मास सेम है, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं पर उनका मास सेम है, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स. सो आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. They're atoms of different elements having same mass. Okay, they are atoms of different elements having same mass. All right. तो बच्चे यहां अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम है उनका मास सेम हो गया. तो बच्चे आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो. जैसे बच्चे कैल्शियम 40, पोटेशियम 40, ये बच्चे दो कॉमन आइसोबार्स हैं, इनका मास सेम हो गया पर केमिकल प्रॉपर्टीज अलग ही रहेंगी क्योंकि एटम्स अलग अलग है, पर इनका मास सेम हो गया. तो बच्चे इस तरीके से डाल्टन का जो ये फोर्थ पोस्टुलेट है वो मॉडिफाई हो गया. ही सेज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस. पर बच्चे हमने अब ऐसे ही बहुत सारे आइसोबार्स ढूंढे हैं जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं पर उनका मास सेम है. सो दीज आर नोन एज आइसोबार्स. ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर? थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्लियर है. अभी बच्चे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं किया है इसलिए मैं सिर्फ आपको क्वालिटेटिवली इनको समझा रहा हूं. एक बार जब आप इनको कर लोगे तो आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ऑलराइट, ठीक है. चलो अब अच्छा लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ पोस्टुलेट. फिफ्थ पोस्टुलेट पे चलते हैं. एटम्स कंबाइंड इन सिंपल होल नंबर रेशियोज. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स atoms of different elements combine in small whole numbers. क्या आप कह सकते हो, combine in small whole number ratios. To form molecules. या आप लिख लो बच्चे, टू फॉर्म कंपाउंड्स. ओके, तो बच्चे अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को देखो, what is going to happen? They are going to combine in very small whole numbers. छोटे होल नंबर रेशियोज में वो क्या करेंगे, कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाएंगे. तो बच्चे एक्चुअली डाल्टन ने ये क्यों पोस्टुलेट दिया था? फॉर एग्जांपल अगर हम देखें H2O, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. CO2, सिमिलरली यू हैव H2SO4, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ सल्फर, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन.
तो बच्चे यहाँ सिंपल होल नंबर रेशियोज हैं, पर बच्चे अब ये भी मॉडिफाई हो गया है. Nowadays we know compounds which combine in large numbers. Okay, how it is modified? For example, if we see sugar, शुगर का जो केमिकल फॉर्मूला है बच्चे, जो हम शुगर खाते हैं, इट इज C12H22O11. तो इसके अंदर बच्चे आप ध्यान से देखो कितने कार्बन एटम है, 12. हाइड्रोजन एटम देखो कितने हैं, 22. ऑक्सीजन कितनी है, 11. तो बच्चे सिंपल होल नंबर रेशियो तो नहीं है. जैसे वाटर में देखो 2:1, सल्फ्रिक एसिड में 2:1:4. पर बच्चे आप इसमें देखो इट इज 12:22:11. तो आ गया ना डिफरेंस. तो बच्चे ऐसे कंपाउंड्स बहुत सारे हमने मॉलिक्यूल्स ढूंढे हैं जिनमें सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है. तो बच्चे दिस इज हाउ द फिफ्थ पोस्टुलेट वाज चेंज्ड. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू सिक्स्थ पोस्टुलेट. What is the sixth postulate saying? बच्चे जब हम सिक्स पोस्टुलेट की बात करते हैं तो सिक्स पोस्टुलेट बोलता है the relative number and kinds of atoms. The relative number and kinds of atoms. The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. ओके बच्चे, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस? अगर आप कभी भी किसी केमिकल कंपाउंड को देखो, सो इट विल शो प्रेजेंस ऑफ सेम नंबर ऑफ एटम्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन. ओके, तो बच्चे ये जो पोस्टुलेट है क्या एक्सप्लेन करता है? दिस पोस्टुलेट एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन व्हिच वाज गिवन बाय प्राउस्ट. हमने बच्चे ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जो प्राउस्ट ने दिया था कि अगर आप किसी भी कंपाउंड में देखो, you will see atoms combined in definite proportion. Okay, so this postulate proves law of constant proportion. This proves law of constant proportion. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स दे आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. सो इफ दे आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, व्हाट वी विल कॉल देम? वी विल से दैट अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड एंड इट प्रूव्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. इज इट क्लियर? समझ आ गया सबको? बेटा यहां तो कोई डाउट? ओके, ऑलराइट. तो बच्चे दिस इज द यूटिलिटी ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. इट इज एक्चुअली कंसिडर्ड द फाउंडेशन. ऑलराइट, अब बच्चे हम आगे चलेंगे. वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ मैटर. तो बच्चे सबसे पहले हम बात करेंगे एटम की. वी आर गोइंग टू फर्स्ट टॉक अबाउट एटम्स. ओके, एक अर्थ आई विल जस्ट एक्सप्लेन सिक्स्थ वंस अगेन. ध्यान से सुनिएगा बच्चे. द सिक्स्थ पोस्टुलेट इज सेइंग द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स दे आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. आप कोई भी कंपाउंड लो जैसे वाटर, तो बच्चे वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O. आप बच्चे वाटर किसी भी सोर्स से ले आओ, उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा. उसके अंदर हमेशा 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन का रहेगा. इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ठीक है, एक अर्थ अब क्लियर है? क्योंकि कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स फिक्स हो गए, इट इज नॉट चेंजिंग. सो दिस इज प्रूविंग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. एक अर्थ
ओके, ऑलराइट, चलो अब बच्चे विल मूव ऑन टू एटम्स। एटम्स के साथ अब हम स्टार्ट करेंगे। दे आर कंपोनेंट्स ऑफ मैटर। तो बच्चे सबसे पहले जब हम एटम की बात करते हैं, एटम जो है इट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज स्मॉलेस्ट independent particle which can take part in chemical reaction. ओके, तो ये बचे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इंडिपेंडेंट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब बच्चे जब आप एटम की बात करते हो, इज एटम वेरी लार्ज इन साइज? क्या एटम बहुत बड़ा होता है साइज में? बच्चे इट इज वेरी स्मॉल। एटम बहुत स्मॉल है। हम इसको बच्चे अपनी नेकेड आई से कभी नहीं देख सकते। उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? यू विल हैव टू यूज माइक्रोस्कोप। आपको क्या यूज करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप। पर बच्चे नॉर्मल माइक्रोस्कोप नहीं हम यूज करते, जिससे हम सेल्स देखते हैं, वो वाला माइक्रोस्कोप यूज नहीं होगा। यू विल यूज अ स्पेशल टेक्निक विच इज कॉल्ड स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। उस टेक्निक से बच्चे हम एटम्स को विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे दिख रहे हैं। ओके, अदरवाइज विद नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप उसको बिल्कुल नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो बच्चे जब हम एटम्स की बात करते हैं, दे आर कंसिडर्ड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम को क्या कंसिडर किया जाता है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ठीक है, सो ऑल मैटर इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। जो भी आपके आसपास चीजें हैं, दे आर ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर एंड दे ऑल कंटेन स्मॉल एटम्स। ठीक है, अब बच्चे क्वेश्चन ये राइज करता है, व्हाट इज देयर साइज? साइज इज वेरी स्मॉल, नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो बच्चे अगर हम इनका साइज देखते हैं, तो ये जो साइज है हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। एटम्स आर वेरी स्मॉल in size atoms are very small in size। और बच्चे इसका जो साइज है मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? ओके, टू मेजर द साइज ऑफ एटम, टू मेजर द साइज ऑफ एटम, a very small unit, a very small unit, या आप कह सकते हो वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यूनिट ही लिखो। अ वेरी स्मॉल यूनिट इज यूज्ड, एक बहुत ही छोटा यूनिट यूज किया जाता है। ओके, और बच्चे ये जो यूनिट है इसको हम कैसे लिखते हैं? इट इज रिटन एज 1 नैनोमीटर। ये जो यूनिट है इसको हम क्या कहते हैं? 1 नैनोमीटर, 1 nm। एंड बच्चे दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। ये बहुत ही छोटा यूनिट है बच्चे। आपको क्या करना है? 1 मीटर को 10⁻⁹ से डिवाइड करना है। तो आप खुद ही इमेजिन करो कि कितना छोटा यूनिट बन गया। पर बच्चे इसको हम यूज करते हैं क्योंकि जो हमारा बेसिक एटम है उसका साइज इसी रेंज में होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? और बच्चे ये जो मैंने साइज लिखा है 1 नैनोमीटर, बच्चे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं टू सी एटम। हम कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं? वी यूज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। टू सी एटम वी यूज अ वेरी स्पेशल माइक्रोस्कोप which is known as scanning tunneling
microscope. It is known as scanning tunneling microscope. ऑलराइट, तो बच्चे ये जो एवरेज साइज मैंने लिखा है 1 नैनोमीटर, ये जो एवरेज साइज है बच्चे, सबसे जो छोटा एटम है हाइड्रोजन, उसका साइज है. ओके, साइज ऑफ स्मॉलेस्ट एटम, जो सबसे छोटा एटम हमें मैटर में पता है दैट इज हाइड्रोजन. इट इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर. और बच्चे ये सबसे छोटा एटम कौन सा है? इट इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एटम. ओके, हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम and its size is in the range of 1 nanometer. Okay, is this clear everybody? सबको समझ आ गया? हाँ जी रितन जी बोलो. सर वो जो सन में जो फिजन जो होता है सर, उसमें जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल जब कोलाइड होकर जब हीलियम जब बनाते हैं तो वो हाइड्रोजन से बड़ा होता है या फिर छोटा होता है? क्या चीज बेटा? सर जो सन में फिजन होता है ना, सन फिजन. में जो फिजन होता है, यस सर. न्यूक्लियर फिजन. यस सर, हाइड्रोजन का. ओके बच्चे, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में क्या होता है? एक जो बड़ा एटम है जिसका मास ज्यादा है, इट इज ब्रोकन डाउन, उसको तोड़ा जाता है. तो सर हीलियम छोटा होगा हाइड्रोजन से? क्या चीज? सर जो हीलियम का जो एटम है वो छोटा होगा ना? बच्चे जब आप हाइड्रोजन और हीलियम को कंपेयर करते हो ना, हीलियम का साइज जो है हाइड्रोजन से थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि बच्चे इसमें एक ही शेल है और वो शेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगी एज इट्स चार्ज इंक्रीजेस. उसकी वजह से हीलियम क्या है? हीलियम इज शॉर्टर इन साइज. हीलियम छोटा होता है, तो सर ये सबसे स्मॉलेस्ट क्यों नहीं कहा जाता? देखो बच्चे, हम एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, सबसे छोटे एटम की बात कर रहे हैं. ऑलराइट, हीलियम को हम एक्चुअली मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं. यस सर. हीलियम जो है बच्चे, दो एटम्स उसके कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल नहीं बनाता, तो हम उसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं. ऑलराइट, हाइड्रोजन का जो एटम है बच्चे, उसका साइज हीलियम से छोटा ही होगा. आई थिंक मैंने पहले शायद गलत बोल दिया था. हाइड्रोजन का जो साइज है वो हीलियम के एटम से छोटा ही होगा. अगर आप हीलियम एटम की बात करते हो तो उसमें एक ही शेल है हाइड्रोजन की तरह, पर वो शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जिसकी वजह से उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा हाइड्रोजन से. मैंने शायद पहले उल्टा बोल दिया था. तो हाइड्रोजन का साइज छोटा होगा, हीलियम का साइज बड़ा होगा. क्लियर? और वैसे भी वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाता है. ऑलराइट, तो इट इज equal to 1 nanometer, which is the short, you can say the smallest size of any atom known so far. ठीक है रितन जी? यस, ओके सर. ऑल राइट, ये बच्चे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी आपको आएगा, वहां ट्रेंड्स आते हैं, तो ट्रेंड्स के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करा जा सकता है. ओके चलो, अब बच्चे चलते हैं थोड़ा सा आगे. आई जस्ट गो बैक टू दी एनसीईआरटी बुक. यहां देखो, इसको कंपेयर करके बताया गया. अगर आप एटम ऑफ हाइड्रोजन देखो, इट इज 10⁻⁻10. इट इज द स्मॉलेस्ट एटम. कंपेयर करके देखो, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10⁻⁻9 मीटर. इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बड़ा बनाएगी. मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, दिस इज प्रेजेंट इन योर ब्लड, बट दिस मॉलिक्यूल साइज इज 10⁻⁻8. ग्रेन ऑफ सैंड 10⁻⁻4 एंड 10⁻⁻3 नैनोमीटर. And if you compare apple is just 10⁻⁻1 meter. एप्पल का साइज कितना है? 10⁻⁻1 मीटर. दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ 0.1 मीटर. तो एप्पल तो बड़ा होता है, इजिली दिख जाता है. एंट भी दिखती है, ग्रेन ऑफ सैंड भी दिखेगा हमें नेकेड आई से.
पर बच्चे जब आप मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करते हो नहीं दिखेगा, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नहीं दिखेगा नेकेड आई से, एटम ऑफ हाइड्रोजन तो बहुत ही छोटा है वो भी दिखेगा नहीं, उसके लिए हम सिर्फ उसको विजुअलाइज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां से हम इसको कंपैरेटिवली साइज को समझ सकते हैं। ऑलराइट, ये देखो बच्चे, यहां अगर आप ध्यान से देखो तो यहां आपको एक इमेज दिखाई देगी जो हमने सिलिकॉन के सरफेस के लिए। हाँ जी रितंजय। सर जो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप होता है सर, उससे सर पानी की माइक्रोस्कोपिक इमेज कैसे ले पाते हैं? क्योंकि सर वो तो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके तो आर पार हो जाएगा। क्या आर पार हो जाएगा? सर लाइक वो अगर माइक्रोस्कोपिक में देखा जाए तो सर उसे आर बेटा पार। एटम तो हमें कभी दिखता ही नहीं है, एटम तो हमें दिखता ही नहीं है। यू कैन जस्ट क्रिएट एन इमेज लाइक दिस। ये देखो, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि बॉल की तरह ऐसे एटम दिखाई देगा, ऐसे नहीं दिखता। तो सर उसमें भी कैसे दिखेगा सर? पानी तो ये देखो, ट्रांसपेरेंट है ना। ये देखो, ऐसे दिखता है, एक इमेज दिखती है आपको सिर्फ। इज इट क्लियर? यस सर। ऐसे नहीं है कि आपको एक अलग एटम पूरा दिखेगा, जैसे हम डायग्राम बना देते हैं ऐसे एटम, ऐसे नहीं दिखता एटम। इट इज जस्ट लाइक एन इमेज। देखो यहाँ जो स्पेसेस दिख रही हैं ऐसे, तो बच्चे यहाँ हम एटम को विजुअलाइज करते हैं कि एटम ऐसे है। हम बिल्कुल एग्जैक्ट एक एटम को देख लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? सर ये जो इमेज है सर, इसमें जो खाली स्पेस जो बचा हुआ सर, वो किस लिए है सर? क्योंकि हर एक। देखो रितंजय, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। ठीक है ना? तो इस इमेज से मुझे ये समझ आ रहा है कि मैं एटम तो देख नहीं सकता कभी भी, तो आई कैन जस्ट विजुअलाइज इट। सो आई कैन नॉट कमेंट कि ये जो खाली स्पेसेस हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? जो एक टेक्नीशियन होगा या जो एक एक्सपर्ट होगा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कर रहा है, आई एम नॉट ट्रेन टू हैंडल एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सो आई कैन नॉट एक्चुअली एक्सप्लेन व्हाट दिस इमेज इज स्टैंडिंग फॉर, बट आई कैन जस्ट सिंपली टेल यू कि ऐसे हम देख पाएंगे इमेज, एटम नहीं देख पाएंगे। अब इसमें ये जो खाली स्पेसेस है उनका क्या सिग्निफिकेंस है, वो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। ओके सर। देखो, जो टेक्नीशियंस होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑपरेट कर रहे हैं या जो साइंटिस्ट उनके साथ वर्क कर रहे हैं, वो इस चीज के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। मैं तो बच्चे इतनी तो मेरी नॉलेज है नहीं, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दीज एम्प्टी स्पेसेस कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। पर हाँ, मुझे ये समझ जरूर आ रहा है कि हम एटम को डायरेक्टली नहीं देख सकते कभी। इज दैट क्लियर? ओके सर। ये देखो, ये लाइन यहां भी लिखी हुई है, जस्ट सी, थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स we can now produce magnified images of surface of elements showing atoms। आप ये नहीं कर सकते कि इंडिविजुअली एक बहुत बड़ा एटम आपको दिखेगा, ऐसे नहीं होगा कभी भी। ठीक है, हो सकता है आगे एक टाइम आए कि जब हम एटम को विजुअलाइज करके देख पाए और इंप्रूव माइक्रोस्कोपी से। एज ऑफ नाउ इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चे? ऑल राइट, ओके, चलो आगे चलते हैं। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट्स, एटम्स हमने पढ़ लिया, तो बच्चे आपने लोअर क्लासेस में भी एलिमेंट्स के सिंबल्स पढ़े होंगे। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं। जैसे बच्चे हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, तो इसके अंदर जितने एटम्स होंगे वो सिमिलर होंगे। ओके, तो हाइड्रोजन हैज सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, नाइट्रोजन हैज सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, तो इसके अंदर सेम टाइप के एटम्स होते हैं। तो बच्चे ग्रेजुअली जैसे जैसे हम एटम्स के बारे में समझे, वी केम टू अ कंक्लूजन दैट वी नीड टू रिप्रेजेंट देम बाय सूटेबल सिंबल्स। क्यों? क्योंकि बच्चे जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हमने बोला एटम क्या करता है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है। When elements are formed, what happens? Sorry, when chemical reactions occur, what happens? Atoms react with each other. Atoms क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो बच्चे उनको कैसे लिखेंगे? उसके लिए हमें सिंबल्स चाहिए। वी कैनॉट सिंपली से हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ये तो बहुत टीडियस काम हो जाएगा केमिकल इक्वेशन लिखना।
तो हमने धीरे धीरे सिंबल्स बनाने शुरू किए। पर बच्चे जो इनिशियल सिंबल्स बने थे जब ज्यादा एलिमेंट्स नोन नहीं थे, देखो जैसे डाल्टन है, डाल्टन वाज एक्चुअली द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस। पर देखो बच्चे उन्होंने सिंबल कैसे दिए, हाइड्रोजन का ये सिंबल है, कार्बन का ये सिंबल है, ऑक्सीजन ये, और ये वाला सिंबल देखो ध्यान से, दिस इज द सिंबल फॉर मर्सिडीज ऑल्सो। फॉस्फरस का जो सिंबल दिया हुआ है ना, ये मर्सिडीज का भी सिंबल है। पर ग्रेजुअली बच्चे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो बच्चे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज्ड। आज के डेट में अराउंड 120 एलिमेंट्स हमें पता है। तो बच्चे अगर मुझे 120 एलिमेंट्स को ऐसे सिंबल देना है तो बच्चे इनको याद रख पाना बहुत मुश्किल है, मैं तो नहीं याद रख पाऊंगा। तो इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए, ये जो बच्चे पिक्टोरियल सिंबल्स थे, ये जो पिक्टोरियल सिंबल्स थे, ओके, इनको याद रख पाना या इनकी जो यूटिलिटी थी वो कम होती गई। तो बच्चे सबसे पहले बर्जीलियस ने सजेस्ट किया, और बच्चे ये सिस्टम आज भी हम यूज करते हैं, इट इज अ वेरी इफेक्टिव वे। Berzelius suggested that symbols of element should be made from 1 or 2 letters of name of the element. Okay, I'll give you a very simple example. Berzelius ने सबसे पहले अल्फाबेट्स को बोला कि अल्फाबेट्स हमें यूज करने चाहिए। Okay, Berzelius started this system. अब इस सिस्टम को कैसे एम्प्लॉय किया जाता है? Berzelius proposed that, Berzelius ने क्या प्रपोज किया? He proposed that symbols of elements be written with use of alphabets. अब बच्चे अल्फाबेट्स में लिखने का क्या बेनिफिट है कि आप इनको इजीली याद रख सकते हो और इनके साथ केमिकल इक्वेशन लिखना भी आसान है। ये आप रियलाइज करोगे बच्चे जब आप क्लास 10th में जाओगे। ओके, तो आई जस्ट गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स से ही सेड, जैसे कार्बन है तो इसको लिखने का एक तरीका है कार्बन, तो इसमें हमने पहला अल्फाबेट यूज कर लिया, यू हैव टू राइट कैपिटल सी, दिस इज द सिंबल। कार्बन का सिंबल क्या है? कैपिटल सी। अगर बच्चे आप सिंगल अल्फाबेट यूज करोगे तो कैपिटल लिखोगे, कैपिटल सी, कार्बन का सिंबल। अब बच्चे इसके बाद आया कैल्शियम। अब यहां एक प्रॉब्लम हो गई, कार्बन कैल्शियम दोनों सी से स्टार्ट करते हैं। फिर बच्चे हमने जिन दोनों, अगर आपने पर्टिकुलर एक को अल्फाबेट दे दिया, इसका कार्बन का सिंबल सी हो गया, तो कैल्शियम का क्या किया? उसका नेक्स्ट अल्फाबेट लो, सी ए। This is the symbol of calcium, capital C, small a. All right. Let's say then you have cobalt. Okay. Cobalt से पहले cadmium कर लेते हैं, cadmium. This is also an element, cadmium. अब देखो दो सारे C से स्टार्ट हो रहे हैं, तीनों में A कॉमन है, तो कैल्शियम को मैंने Ca दे दिया। अब नेक्स्ट पे जाओ D, तो कैडमियम हो गया Cd। ओके, उसके बाद देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट को मैं सी नहीं दे सकता क्योंकि कार्बन को सी दिया है, तो मैं ओ भी लिखूंगा साथ में, कोबाल्ट। देखो ऐसे इजी हो जाता है याद करना। अब मान लो अगर आपके पास है बच्चे लेट्स से सीजियम, ओके, सीजियम, तो बच्चे सीजियम का हम क्या लिखते हैं सिंबल? सी एस। सीजियम का क्या लिखते हैं? सी एस। क्यों? क्योंकि बच्चे सीरियम है, एक एलिमेंट है सीरियम, सीरियम का सिंबल देते हैं हम सीई, तो सीई निकल गया। अगर सी ए करेंगे तो कैल्शियम हो जाएगा, तो सीजियम को क्या लिखेंगे? सी एस। सो दिस इज हाउ वी गेव द अल्फाबेटिक सिंबल्स। सर हाँ जी, कोबाल्ट में सर सीओ, सर कार्बन मोनोऑक्साइड का तो सीओ होता है। बेटा इधर ध्यान से देखो, मैंने छोटा ओ लिखा है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तब ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कैपिटल ओ कैपिटल सी, पर मैंने क्या लिखा है? मैंने छोटा ओ लिखा है। इज इट क्लियर? जी सर। तो बच्चे जब आप सिंबल लिखोगे एलिमेंट्स के,
तो जो सेकेंड अल्फाबेट है वो लोअर केस में होगा। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड लिख रहे हो तो कैपिटल सी कैपिटल ओ। तो बच्चे इसमें फर्क हो गया ना, यस सर। ये फर्क है। तो दिस इज हाउ सिंबल्स वर गिवन। अब देखो जैसे जिंक है, जिंक इज Zn। ओके, तो इस तरीके से हमने सिंबल दिए। अब बच्चे कुछ सिंबल्स हमने लैटिन से भी डिराइव किए हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे जैसे सोडियम है, सोडियम, सोडियम का सिंबल है बच्चे Na। बच्चे ये Na कहां से डिराइव हुआ है? फ्रॉम इट्स लैटिन नेम नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नेम क्या है? नेट्रियम। पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल है, पोटेशियम का सिंबल है के। इट इज डिराइव फ्रॉम केलियम। फिर है बच्चे मर्करी, मर्करी इज Hg, हाइड्रा गायरम Hg। उसके बाद है बच्चे सिल्वर, सिल्वर इज Ag, आर्जेंटम। बच्चे हमने इसका सिंबल Ar नहीं लिखा क्योंकि Ar सिंबल किसका है? आर्गन। Ar किसका सिंबल है? आर्गन। इसलिए हमने इसका सिंबल Ag लिखा है, आर्जेंटम। उसके बाद है बच्चे कॉपर, कॉपर इज Cu, इट इज डिराइव फ्रॉम क्यूप्रम, Cu, क्यूप्रम। उसके बाद है गोल्ड, गोल्ड इज Au, ऑरम, गोल्ड इज Au, ऑरम। एक और आप लिख लो इसमें प्लम्बम, सॉरी नॉट प्लम्बम, लेड, लेड इज इंग्लिश नेम, इसका सिंबल है Pb और ये किससे डिराइव हुआ है? प्लम्बम। इट इज द लैटिन नेम। बच्चे ये आपको याद होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। गोल्ड इज डिराइव फ्रॉम Au विच इज ऑरम, लेड सिंबल इज Pb विच इज डिराइव फ्रॉम प्लम्बम। ऐसे आपको याद होने चाहिए। ओके, तो बच्चे ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल हमने लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किए। ऑलराइट, तो हमने उनके लैटिन नेम के हिसाब से क्या किया है? उनको सिंबल दिया है। हाँ जी सर जिस तरह इनका नाम सर लैटिन वर्ड से लिखा दिया गया है, तो सर जिस तरह इनका नाम है उस तरह बाकी और का भी तो लैटिन नाम होगा ना किसका? सर? बाकी जैसे ऑक्सीजन का है, कार्बन, उन सब का। बेटा सारे लैटिन में नहीं दिए हुए हमने, ठीक है ना। आपको एक चीज ये याद रखनी है, लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, पहली चीज। तो जहां हम उनको यूज कर सकते थे हमने कर लिया। ऑक्सीजन, कार्बन, इनके लिए भी लैटिन में वर्ड होगा, पर उनको हमने लैटिन से डिराइव नहीं किया, उनको इंग्लिश में ही डिराइव किया। यस ठीक है, सर। लैटिन में उनका होगा नाम, पर हमने इनके सिंबल्स उनके इंग्लिश में जो नाम है उसी से डिराइव किए। क्लियर? यस सर। ऑलराइट, तो बच्चे ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं आपको याद रखने, यू हैव टू रिमेंबर देम। और बच्चे सिंबल्स का एक पूरा टेबल आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। मैं कहूंगा सारे तो नहीं दिए, पर बहुत हद तक दिए हुए हैं। ओके, हियर इट इज। बच्चे प्लीज ट्राई टू लर्न देम, इट इज इंपॉर्टेंट। ये आप ये मान के चलो, यू आर बिल्डिंग योर फाउंडेशन फॉर क्लास 10th केमिस्ट्री, तो आपको ये सिंबल्स याद होने चाहिए। यू हैव टू स्पेंड सम टाइम ऑन इट, डू इट। क्योंकि बच्चे आगे जाके आपको वैलेंसी याद करनी है, फिर वैलेंसी के हिसाब से आप केमिकल फॉर्मूलाज लिखोगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम ऑन दीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज स्टार्ट पुटिंग टाइम ऑन दिस। ओके, इज दैट क्लियर? देखो यहां एक चीज लिखी हुई है, डू नॉट बॉदर टू मेमोराइज ऑल इन वन गो। आपको ये नहीं मैं बोल रहा कि एक दिन में याद कर लो, पर याद करने हैं। क्योंकि बच्चे अगर आपको सिंबल आता होगा तभी आप केमिकल फॉर्मूला लिख पाओगे, अगर सिंबल नहीं आता फिर केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे सही। ओके, तो ये पहली स्टेप है केमिकल फॉर्मूला को सही लिखने के लिए। ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी?
ऑल राइट, ठीक है। तो बच्चे आज हम यहीं रुकेंगे, वी विल स्टॉप हियर टुडे। प्लीज रिवाइज इट थ्रू, इसको अच्छी तरह रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बच्चे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चे, बिफोर लिविंग